अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस इस वीडियो में हम स्मार्ट सीरीज से 10 एमसीक्यूज मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ईच एंड एवरी एमसीक्यूज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। तो ये सारे एमसीक्यूज पहले पास पेपर्स में आ चुके हैं, तो इनको चलें वन बाय वन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द पोल शूज ऑफ डीसी मशीन्स आर फास्टन टू अ पोल कोर बाय। कि जो पोल शूज होते हैं डीसी मशीन के, उनको पोल कोर से किस चीज़ को यूज़ करके फास्टन किया जाता है। तो इसमें एक ऑप्शन वेल्डिंग है, सोल्डरिंग है, स्टील क्लम्स है और काउंटर संक स्क्रूज हैं। तो इसमें पहले तो ये देख लें कि जो पोल होता है इसकी एक्सप्लेनेशन में देखें। इसका जो आंसर है वो तो है काउंटर संक स्क्रूज। तो ये हम देखते हैं कि ये आंसर कैसे है। देखिए पहले कंसेप्ट को समझें कि जो डीसी मशीन होती है उसमें जो पोल होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं पोल में, पोल कोर और पोल शूज़। जैसा कि जो पिक्चर भी है, तो इसमें ये पोल कोर है और ये पोल शू है। तो ये पोल के दो पार्ट्स हो गए। अब इनको आपस में कनेक्ट किस चीज़ को यूज़ करके करना है, तो वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंटर संक स्क्रूज। The pole shoe is a wider part of the pole that spreads the magnetic flux over a large area of the armature. The pole shoe है वो wider part है। ये देखें, ये ज़्यादा wider है और ये उससे उसकी निस्बत कम wider है। Improving the performance of a machine। तो ये तो एक बेसिक कंसेप्ट हो गया पोल का, पोल कोर और पोल शू के साथ। अब ये काउंटर संक स्क्रूज क्या होते हैं, ये इस तरह के होते हैं जैसा कि पिक्चर में नज़र आ रहा है। अब ये हम क्यों यूज करते हैं? काउंटर संक स्क्रूज आर प्रेफर्ड बिकॉज काउंटर संक स्क्रूज आर स्क्रूज दैट आर डिजाइन टू गो डीप इनटू द सरफेस। ये तो ये डीप इनटू द सरफेस जाते हैं, सो दैट देयर हेड सिट्स फ्लैट और बिलो द सरफेस। दे आर इजी टू रिमूव ड्यूरिंग द मेंटेनेंस। तो अगर हम काउंटर संक स्क्रूज को यूज करते हैं तो उनको हम अगर मेंटेनेंस में हमने रिमूव भी करना हो तो हम इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे ऑप्शन देखें, अगर हम वेल्ड कर देते हैं बिल्कुल ही, तो जब हमने उसकी मेंटेनेंस करनी है तो उसको रिमूव करना तो इजी नहीं होगा। वेल्डिंग को कैसे उतारेंगे? सोल्डरिंग भी वही चीज़ आ जाती है। स्टील कम्स भी हम यूज़ नहीं करते कि वो भी वहाँ पर परमानेंट अटैच हो जाते हैं। तो इसके लिए काउंटर संक स्क्रूज यूज़ करते हैं जिसको हम जब चाहें खोल भी सकें और उसकी मेंटेनेंस वगैरह कर सकें। तो इसमें हमने देख लिया कि पोल कोर और पोल शूज डीसी मशीन के काउंटर संक स्क्रूज को यूज करके आपस में फास्टन किए जाते हैं। तो अब चलते हैं सेकंड एमसीक्यूज पर। सेकंड एमसीक्यूज देखें, उसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड डिसएडवांटेज ऑफ गॉस शीडल मेथड ओवर न्यूटन मेथड इन लोड फ्लो प्रोग्राम। जो लोड फ्लो सर्किट्स होते हैं उनके एनालिसिस में गॉस शीडल का क्या डिसएडवांटेज होता है और न्यूटन का क्या एडवांटेज होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, मोर आइट्रेशन। गॉस शीडल मेथड में आइट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू न्यूटन मेथड। तो बिकॉज जो न्यूटन मेथड होता है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो वो जल्दी कन्वर्ज कर जाती है। तो इसकी थोड़ा डिटेल में अगर हम जाएँ तो उसमें आप देख लें कि जो गॉस शीडल मेथड कन्वर्जेस स्लोली especially for large system. Newton-Raphson method has quadratic convergence, meaning it converges in a few iterations. तो अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो कन्वर्जेंस स्पीड जो गॉस शीडल मेथड की है वो स्लो होगी, न्यूटन-राफसन मेथड की फास्ट है क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है। गॉस शीडल मेथड लीनियर उसकी इक्वेशन है तो वो स्लो होगी कन्वर्जेंस। मेमोरी रिक्वायरमेंट गॉस शीडल मेथड में लो होती है और न्यूटन-राफसन में हाई होती है ड्यू टू जैकोबियन मैट्रिक्स, क्योंकि न्यूटन-राफसन मेथड में जैकोबियन मैट्रिक्स होता है। जबकि इसमें जो लिखा हुआ है मोर मेमोरी रिक्वायरमेंट्स एंड लेस एक्यूरेसी। देखें, मोर मेमोरी रिक्वायरमेंट नहीं होती गॉस शीडल मेथड में, वो तो लेस मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत है। लेस आइट्रेशन, तो लेस आइट्रेशन भी नहीं होती, इसमें तो ज़्यादा आइट्रेशन होती हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। मोर एक्यूरेसी एंड मोर मेमोरी, तो ये भी ऑप्शन फिर गलत हो जाएगा कि इसमें भी मोर मेमोरी आ रही है। एक्यूरेसी भी देखें, गॉस शीडल मेथड की लो होती है और न्यूटन-राफसन मेथड की एक्यूरेसी हाई है और मेमोरी रिक्वायरमेंट गॉस शीडल की लो है और न्यूटन-राफसन की हाई है। नंबर ऑफ आइट्रेशंस अगर देखें तो गॉस शीडल मेथड की ज़्यादा है, मोर है, और न्यूटन-राफसन मेथड की नंबर ऑफ आइट्रेशंस कम है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन एक्यूरेट ऑप्शन है, आंसर है वो ए है, मोर आइट्रेशंस। गॉस शीडल मेथड नीड मोर आइट्रेशंस।
अच्छा, इसकी इक्वेशन देख लें। कन्वर्जेंस इक्वेशन जो गॉस सीडल मेथड की कन्वर्जेंस इक्वेशन होती है वो इस तरह की होती है। ये लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आइटरेटिव मेथड है, इसको बार बार हम अपडेट करते रहेंगे, प्रीवियस वैल्यूज़ और अपडेटेड वैल्यूज़ को पुट करते रहेंगे तो हमारे पास आंसर आता रहेगा और कन्वर्ज करेगा। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें आइटरेशंस करनी पड़ेंगे। लीनियर कन्वर्जेंस है, एरर रिड्यूस स्लोली फॉर आइटरेशन। न्यूटन राफ्सन मेथड की देखें तो इसमें जैकोबियन मैट्रिक्स होता है, जैसे इसमें भी आपको नज़र आ रहा है। ये इक्वेशन होती है, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको जैकोबियन मैट्रिक्स को यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं और कन्वर्जेंस इसकी क्वाड्रेटिक है, एरर रिड्यूस वेरी फास्ट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द क्वांटिटी RM विच रिलेट्स डिपेंडेंट वाटर सोर्स टू कंट्रोलिंग करंट इज कॉल्ड। देखें ये किसकी बात हो रही है, डिपेंडेंट वोल्टेज टू कंट्रोलिंग करंट, मतलब ये बात हो रही है आपके पास करंट कंट्रोल्ड वाटर सोर्स की, कि कंट्रोलिंग करंट, इसमें फैक्टर क्या है, कंट्रोलिंग करंट, करंट कंट्रोल करेगा वाटर सोर्स को। करंट कंट्रोल्ड वाटर सोर्स की बात हो रही है, उसमें जो RM होती है वो क्या चीज़ होती है, ये पूछा जा रहा है। ट्रांस कंडक्टेंस होती है, तो कंडक्टेंस तो ये नहीं है, R है, रेजिस्टेंस है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस नहीं होती। इसके साथ आपने इसको मिक्स नहीं करना। मैक्सिमम रेजिस्टेंस ये नहीं कहना कि ये RM है तो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, तो ये नहीं है, ये होती है ट्रांस रेजिस्टेंस। अब इसको ट्रांस रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं? पहली बात तो ये है कि जो ट्रांस रेजिस्टेंस है वो यूज होती है करंट कंट्रोल्ड वाटर सोर्स में। अब ट्रांस रेजिस्टेंस को कहने की क्या वजह है कि आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर में अगर हम R की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आता है V इज इक्वल टू V/I। तो लेकिन इसमें ट्रांस रेजिस्टेंस को इसलिए कहा जाता है कि जो वोल्टेज है वो आउटपुट से लिया जाता है और जो करंट है वो इनपुट से, तो इसमें ट्रांस है क्योंकि दोनों चीज़ें, दोनों वोल्टेज और करंट दोनों इनपुट करंट से नहीं है, वोल्टेज आउटपुट से और करंट इनपुट से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांस रेजिस्टेंस। इट रेफर्स टू द रेजिस्टेंस अक्रॉस टू डिफरेंट डोमेन्स। वोल्टेज आप आउटपुट से लोगे, करंट आप इनपुट का लोगे, वोल्टेज टू इनपुट जो रेशो होगी उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे और इस रेजिस्टेंस को हम ट्रांस रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। इट बिहेव्स लाइक रेजिस्टेंस बट इट्स नॉट बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सेम सर्किट, रादर इट्स फ्रॉम एन इनपुट करंट टू एन आउटपुट वोल्टेज, hence it is called trans resistance. Trans resistance is the ratio of output voltage to the input current, which is controlling factor here in a circuit or device. Trans resistance is used in dependent sources and amplifiers, especially in current controlled voltage source. Mostly इसको कहाँ यूज किया जाता है, ट्रांस रेजिस्टेंस को करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्सेज में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फॉर विच पर्पज बंडल्ड कंडक्टर्स आर एम्प्लॉयड इन अ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में बंडल्ड कंडक्टर्स को क्यों यूज किया जाता है? तो हमारे पास ए ऑप्शन है अपीयरेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन, तो ये गलत है, अपीयरेंस के लिए तो बंडल्ड कंडक्टर्स को यूज नहीं किया जाता। बी ऑप्शन हमारे पास है मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ अ लाइन, नो, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी के लिए इनको यूज नहीं किया जाता। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है टू रिड्यूस कोरोना लॉसेस, डिक्रीज सिस्टम स्टेबिलिटी। तो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है उसको तो डिक्रीज नहीं करना ना, तो उसके लिए तो यूज ही करना, हम तो सिस्टम स्टेबल चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका आंसर है टू रिड्यूस कोरोना लॉस। अब बंडल्ड कंडक्टर्स का कंसेप्ट जरा समझें। इन ट्रांसमिशन लाइन यू शैल ऑफन फाइंड नॉट जस्ट वन बट मल्टीपल कंडक्टर्स पर फेज। एक फेज के साथ है, जैसे ये एक सिंगल फेज है तो इसमें अब दो कंडक्टर्स हैं और इनको आपस में पैरेलली कनेक्ट किया गया है। These conductors are grouped together by a metallic structure known as spacers. इसको क्या कहते हैं, ये जो आपको सेंटर में चीज नजर आ रही है, स्पेसर्स। अब इसमें दो कंडक्टर्स भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, उसको स्पेसर्स के साथ कनेक्ट किया गया है। और जो लास्ट में पिक्चर है इसमें आपके पास चार कंडक्टर्स हैं, उनको भी स्पेसर्स के साथ आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। स्पेसर्स कीप द कंडक्टर्स इवनली स्पेस्ड, प्रिवेंट देम फ्रॉम क्लैशिंग एंड इंश्योर दे कनेक्ट इन पैरेलल। तो जो बंडल कंडक्टर्स होते हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं, आपस में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। फेजेस में इंक्लूड 2, 3 और 4 कंडक्टर्स। अब जैसे इसमें फर्स्ट फिगर में दो कंडक्टर्स हैं, उनको स्पेसर्स के जरिए कनेक्ट किया गया है। इसमें जो आपके पास बंडल कंडक्टर्स हैं वो 3 हैं और इसमें बंडल कंडक्टर लास्ट वाली में आपके पास 4 हैं, एज डेमोन्स्ट्रेशन इन द फिगर। अब एडवांटेजेस देखें, बंडल कंडक्टर के एडवांटेजेस क्या हैं। बंडलिंग ऑफ अ कंडक्टर्स लीड टू रिडक्शन इन लाइन इंडक्टेंस। जब आप कंडक्टर्स को आपस में बंडलिंग कर देते हैं तो उससे लाइन इंडक्टेंस कम हो जाती है। अब हम ट्रांसमिशन लाइन में क्या चाह रहे होते हैं, हम इंडक्टेंस को कम से कम रखना चाह रहे होते हैं और ये वहाँ डिज़ायरेबल नहीं होती इंडक्टेंस आपके पास।
आपके पास, इसीलिए हम कैपेसिटेंस हम ज़्यादा चाहते हैं क्योंकि वो रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करती है, जबकि इंडक्टेंस हम ट्रांसमिशन लाइन में कम चाहते हैं। देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ रिडक्शन इन इंडक्टेंस ऑफ अ लाइन। अब बंडल्ड कंडक्टर से जब रिडक्शन हो रहेगी लाइन इंडक्टेंस की, तो उसके आगे बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 उसका बेनिफिट क्या है? रिड्यूस कोरोना लॉस, कोरोना लॉस में रिडक्शन हो जाती है। सेकंड बेनिफिट क्या है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ अ लाइन इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन इंक्रीजेस। तो ये 3 मेन एडवांटेजेस होते हैं बंडल्ड कंडक्टर्स के। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी वांट लोअर इंडक्टेंस एंड हायर कैपेसिटेंस इन ट्रांसमिशन लाइन। हम ये क्यों चाहते हैं? हम बाज़ औक़ात सर्किट्स में इंडक्टर्स को भी यूज़ कर रहे होते हैं, कैपेसिटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में हम चाह रहे हैं कि इंडक्टेंस हमारे पास कम से कम हो। ऐसा हम क्यों चाहते हैं? और कैपेसिटेंस हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा हो। We don't say inductance is bad. It's just unwanted in power lines due to the losses and the voltage drop it causes. क्योंकि जो हमारे पास इंडक्टेंस होगी वो क्या करेगी? हमारे पास लॉसेस और वोल्टेज ड्रॉप काज करती है इसमें हमारे पास पावर लाइंस में। बट इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडक्टेंस इज अ पावरफुल टूल व्हेन वी यूज इंटेंशनली। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ सर्किट्स में इंडक्टर्स को एज अ फिल्टर भी यूज़ करते हैं और वहाँ डिफरेंट फिल्टर्स में हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में, पावर लाइंस में हम इंडक्टर्स को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। अब इनका अगर कंपैरिजन देखें पावर लाइंस में इंडक्टर और कैपेसिटर्स का, कि जो पावर फैक्टर है इंडक्टर जो काज करेगा वो इसका डिसएडवांटेज है, कैपेसिटर्स के एडवांटेजेस हैं और इंडक्टर्स के डिसएडवांटेजेस हैं। सब नंबर 1 जो इंडक्टर काज करेगा वो लैगिंग पावर फैक्टर काज करेगा, करंट लैग्स वोल्टेज। इंडक्टर्स की वजह से आपको पता है कि इंडक्टर्स में करंट लैग करता है। और कैपेसिटर्स में इम्प्रूव पावर फैक्टर बाय सप्लाइंग लीडिंग रिएक्टिव पावर। जो कैपेसिटर होता है वो इम्प्रूव करता है पावर फैक्टर को, क्योंकि वो रिएक्टिव पावर को प्रोवाइड कर रहा होता है। वोल्टेज रेगुलेशन काज वोल्टेज ड्रॉप एट रिसीविंग एंड अंडर लोड। तो वोल्टेज ड्रॉप, और ये कैपेसिटर क्या करता है? वोल्टेज लेवल को मेंटेन करता है, क्योंकि ये इंजेक्ट कर रहा होता है लोकली रिएक्टिव पावर को पावर लाइन में। इंडक्टर क्या करता है? एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर फ्रॉम सोर्स इंक्रीजिंग द लाइन करंट, सप्लाई रिएक्टिव पावर लोकली रिड्यूसिंग सोर्स बर्डन। अगर लाइन लॉसेस की बात करें तो आई स्क्वायर आर लॉसेस हाई हो जाते हैं इंडक्टर्स की वजह से, क्योंकि ये करंट को इंक्रीज कर देता है आई स्क्वायर आर लॉसेस। और जो कैपेसिटर है ये लाइन लॉसेस को डिक्रीज करता है बाय लोअरिंग द रिएक्टिव पावर फ्लो। जब ये लोकली प्रोवाइड कर देगा रिएक्टिव पावर को, तो वो इतना फ्लो नहीं करनी पड़ेगी हमें रिएक्टिव पावर को, जिसकी वजह से वो करंट जो ओवर द ट्रांसमिशन लाइन है वो कम फ्लो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लाइन लॉसेस कम होंगे। अब ये कोरोना लॉसेस है बेसिकली वो भी तो पावर लॉसेस ही होते हैं ना, कि तो दैट्स वाई जो इसमें मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो है रिडक्शन इन कोरोना लॉसेस ड्यू टू बंडल्ड कंडक्टर्स। बंडल्ड कंडक्टर्स बेसिकली प्राइमरी तौर पर वो करते क्या हैं? वो रिड्यूस कर देते हैं इंडक्टेंस को, और जितने भी एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं, रिडक्शन इन कोरोना लॉसेस हो, या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी हो, या कैपेसिटेंस में इंक्रीज हो लाइन की, तो वो सारे के सारे इसी वजह से, इन बंडल्ड कंडक्टर्स की वजह से इनमें जो इंडक्टेंस को ये डिक्रीज कर देते हैं, उसकी वजह से ये हमें सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में हम जाते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी चॉक्स आर एयर कोर टू। तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी चॉक्स हैं एयर कोर उनको किया जाता है। क्यों किया जाता है? की फ्रीक्वेंसी टू, की फ्रीक्वेंसी लो, कीप इंडक्टिव रिएक्टेंस लो, कीप फ्रीक्वेंसी हाई, कीप इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई। अब इसका जो आंसर है वो है कीप इंडक्टिव रिएक्टेंस लो। हम एयर कोर इसे क्यों करते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी चॉक्स को एयर कोर इसलिए करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो लो रहे। अब हमें पता है जो रिएक्टेंस होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसका फार्मूला होता है XL = 2πfl। अब गोल क्या होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी चॉक्स का? इन रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट हाई फ्रीक्वेंसी नीड टू बी ब्लॉक्ड। जब हाई फ्रीक्वेंसी को हम, इसमें जो F है, इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको हम ब्लॉक करना चाहते हैं और filtered out by using an air core choke which has a lower inductance L, जिसके inductance लो है at high frequency,
द चोक इफेक्टिवली रेजिस्ट द हाई फ्रीक्वेंसी करंट फ्लो देयरबाय कीपिंग द इंडक्टिव रिएक्टेंस लो। जब फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी जहाँ से फिल्टर आउट हो जाएगी एयर चोक आपके पास एयर कोड चोक्स को यूज़ करने से, तो जो फ्रीक्वेंसी जब लो रहेगी, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पास नहीं करेंगे, तो जो XL है वो भी कम रहेगा हमारे पास, इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास लो रहेगी। सो कीपिंग F लो विल कीप XL लो, चोक विल इंक्रीज इंडक्टेंस L, जो चोक है बेसिकली वो तो L को इंक्रीज करेगा, बट टू कीप XL लो इट विल ब्लॉक फिल्टर आउट हाई फ्रीक्वेंसी। अब जो इंडक्टेंस हम जब चूज करेंगे वाई को, एयर कोड हम जब चोक यूज करेंगे, बेसिकली जो हम जब उसका मंडल सा बना लेंगे इस तरह का, वो इंडक्टेंस को तो इंक्रीज कर रहा होगा, लेकिन अब उसने XL को भी मेंटेन करना है, कम से कम रखना, तो इसके लिए वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को फिल्टर आउट करता रहेगा। तो हमारे पास इसकी पिक्चर तो आप देख लें कि एयर कोर चौक हमारे पास इस तरह की होती है। तो इसका जो आंसर है वो आपने याद रखना है कि वो इसका आंसर है कीप इंडक्टिव रिएक्टेंस लो नॉट हाई। हाई हमारे पास जो चीज़ होगी वो L हो जाएगी, इसकी वजह से जो इंडक्टेंस है वो हाई होगी, लेकिन XL को कांस्टेंट हमने रखना है, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी को लो कर देंगे। उसको लो करने के लिए वो फिल्टर आउट करता जाएगा। नंबर 6 MCQ है फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज्ड इन सिंगल नोड पेयर सर्किट एनालाइजर इज दैट डैश अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इज सेम। जो सिंगल नोड पेयर सर्किट एनालाइजर होता है उसमें जो अक्रॉस द एलिमेंट होती है कोई भी क्वांटिटी, वो तो हमारे पास करंट अक्रॉस द एलिमेंट तो नहीं होता। रेजिस्टेंस हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो ओवरऑल मिला के होती है, जो अक्रॉस द एलिमेंट को चीज़ होती है वो वोल्टेज होता है। तो यहाँ जो आंसर है वो भी वोल्टेज है। तो एक बेसिक एक ट्रिक है इसमें। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें, अ नोड पेयर मींस टू डिस्टिंक्ट नोड्स। नोड पेयर सर्किट क्या होता है, सिंगल नोड पेयर सर्किट क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट नोड। फॉर एग्जांपल टॉप नोड एंड बॉटम नोड ऑफ अ पैरेलल सर्किट। अगर आपके पास एक टॉप नोड होगी, एक बॉटम नोड होगी, और उसमें सारी चीज़ें पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी, तो इसको हम कहेंगे सिंगल नोडल पेयर सर्किट। कि एक नोड ऊपर है, एक नोड नीचे है और सारी चीजें पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो सिंगल नोड पेयर सर्किट कहते हैं। कह देंगे इज अ सर्किट वेयर ऑल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड बिटवीन जस्ट टू नोड्स। इन सिंगल नोड पेयर सिंगल लूप सर्किट आल्सो कॉल्ड अ पैरेलल सर्किट ऑल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू नोड्स। सो द फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज वोल्टेज अक्रॉस द ऑल द एलिमेंट्स इज सेम। और पैरेलल में आपको पता है जो वोल्टेज होता है तमाम एलिमेंट्स के अक्रॉस वो सेम होता है, बिकॉज इन पैरेलल सर्किट ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द टू सेम नोड्स। अब अगर हमने ये अगर हम सर्किट देखना है तो सर्किट सिंगल नोड पे सर्किट जैसे ये एग्जांपल है, इसमें देखें ये सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं ये सारे पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ऊपर ये एक नोड बन जाएगी और नीचे ये एक नोड बन जाएगी, तो ये सिंगल नोड पेयर बन जाएगा, नोड्स का एक पेयर बन जाएगा, एक टॉप नोड और एक बॉटम नोड। तो ये सिंगल नोडल पेयर सर्किट है। इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली यही होगी कि इसमें जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स। अब जो 7 नंबर पर MCQ है वो हमारे पास है लैंडफिल गैस इज एक्चुअली दैट यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। जो थर्मल पावर प्लांट्स में लैंडफिल गैस यूज की जाती है तो बेसिकली कौन सी होती है, मीथेन होती है, इथेन होती है, ब्लैक लिक्विड होता है, इथेन। ये इथेन और इथेन बी और डी ऑप्शन तो सेम है, तो इसमें ये आंसर नहीं है। ब्लैक लिक्विड भी नहीं होती वो गैस, जो लैंडफिल गैस होती है वो मीथेन होती है गैस। इसीलिए उसी को पावर प्लांट्स में इसलिए यूज किया जाता है कि जो मीथेन है वो फ्लेमेबल गैस होती है। लैंडफिल गैस इज इक्वल टू बायोगैस एंड मोस्टली ये कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है। और इसे मीथेन इज फ्लेमेबल गैस एंड अ फ्यूल collected landfill methane is used in power gas engines or turbines produce electricity in thermal power plants। तो इसमें हमारे पास मीथेन आंसर है इसका, जबकि जो इथेन है वो तो वैसे रेयर है, तो वो वहाँ ये इथेन तो आंसर इसका हो नहीं सकता। अब हमारे पास जो 8 नंबर पर MCQ है उसमें है कि इफ फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ DC शंट जनरेटर इज इंक्रीज बियॉन्ड इस क्रिटिकल वैल्यू। कि जो फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू है DC शंट जनरेशन में
जनरेटर में, वो क्रिटिकल वैल्यू से भी अगर इंक्रीज कर दी जाए तो देन द जनरेटर, ये ऑप्शन है, आउटपुट वोल्टेज विल एक्सीड इट्स नेम प्लेट रेटिंग, जनरेटर विल नॉट बिल्ड अप, may burn out if lower to its nameplate rating, power output may exceed its nameplate rating। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, विल नॉट बिल्ड अप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू से इसलिए कहा जाता है कि इस जो आपकी फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू जो होगी उससे आप इंक्रीज नहीं आपने करना। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसपे आप डीसी जनरेटर को बिल्ड कर सकते हो। अगर इस क्रिटिकल वैल्यू को भी क्रॉस करके तो वो डीसी जनरेटर आपके पास आउटपुट वोल्टेज को प्रोड्यूस ही नहीं कर सकेगा। तो विल नॉट बिल्ड अप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब इसमें अगर आप सर्किट डायग्राम देखें डीसी शंट जनरेटर की, तो ये फील्ड रेजिस्टेंस है आपके पास, इसमें ये देखें हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पर्पज़ क्या होता है डीसी जनरेटर का, कि जनरेट डीसी वोल्टेज, तो उसने डीसी वोल्टेज जनरेट करके देना होता है। द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस इज द मैक्सिमम फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस एट विच द जनरेटर कैन स्टिल बिल्ड अप वोल्टेज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। If the field resistance exceeds the critical field resistance, the generator will fail to build up voltage। तो जो जनरेट उसका काम है वोल्टेज को बिल्ड अप करना, डीसी वोल्टेज को, वो नहीं कर सकेगा। 9th नंबर पर हमारे पास एमसीक्यू है, अ सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट विद अ बैटरी एंड अ रेजिस्टेंस। इफ द पोलैरिटी ऑफ अ बैटरी इज रिवर्स्ड, द करंट ड्रॉप्स ऑलमोस्ट टू जीरो, द डिवाइस में भी। अगर बैटरी की पोलैरिटी को हम रिवर्स करते हैं तो करंट ड्रॉप हो जाता है जीरो, तो वो डिवाइस कौन सा होगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, या पी एन जंक्शन होगा, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। तो इसका आंसर है पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन क्योंकि मोस्टली फॉरवर्ड वाइज में ही कंडक्ट करता है, जबकि जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं ये टू वे होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज दोनों में ये कंडक्ट करते हैं, जबकि पी एन जंक्शन हमारे पास जस्ट फॉरवर्ड वाइज में कंडक्ट करता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को स्वैप किया रहेगा बैटरी के, तो पी एन जंक्शन कंडक्ट नहीं करेगा। अब पी एन जंक्शन डायोड अलाउ करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, इट्स वन वे, फॉरवर्ड बाइज्ड। If the battery polarity is reversed, the diode becomes reverse biased and the current drops almost to zero. This behavior is specific to PN junction. That's why its answer is PN junction. P-type and N-type semiconductor conduct in both directions when used alone. Not correct. That's why it is not correct. और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी टू वे ही सेमीकंडक्टर होता है। उसके बाद हमारे पास 10th नंबर पर एमसीक्यूज है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 2 व्हेन डाइस इज थ्रोन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास, ये सिंपल सा एमसीक्यूज है, इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/6, क्योंकि डाइस के हमारे पास जो फेसेस होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स होती हैं वो हमारे पास 6 होती हैं। हमारे पास टोटल जो आउटकम्स होती हैं वो 6 होती हैं, और जो फेवरेबल आउटकम होगी 2 के लिए वो 1 होगी। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 2 की 1 है, क्योंकि 1 फेस पर 2 हमारे पास लिखा होता है, और टोटल आउटकम जो होती हैं वो हमारे पास 6 होती हैं। स्टैंडर्ड डाई है 6% नंबर 1 to 6, ओनली 1 फेस शोज द नंबर 2, तो इट्स द आंसर इज 1/6। 11th नंबर पर हमारे पास एमसीक्यू है, द एवरेज फॉसल फ्यूल प्लांट कन्वर्ट्स अबाउट % ऑफ पावर गोइंग इन टू द पावर गोइंग आउट। जो फॉसल फ्यूल प्लांट होता है उसमें कितने % पावर आउटपुट पावर में कन्वर्ट हो जाती है? तो इसमें एटलीस्ट जो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है वो 33%, लेकिन जो मोस्ट एफिशिएंट मॉडर्न पावर प्लांट्स हैं उसमें 50-60% भी तक भी कन्वर्जन हो रही होती है, लेकिन एटलीस्ट 33%। इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। अ कॉमन रेंज फॉर ओल्डर और लेस एफिशिएंट प्लांट इज अराउंड 33%, and for more modern natural gas combined cycle plants can reach efficiency about 50 to 60%। तो मॉडर्न जो नेचुरल गैस के जो प्लांट्स होंगे वो 50-60% तक पावर को वो कन्वर्ट कर देते हैं आउटपुट पावर में, और जो हमारे पास कॉमन रेंज होती है, जो हमारे पास लेस एफिशिएंट ओल्डर पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें हमारे पास 33% कन्वर्जन हो रही होती है।